गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को। स्वागत है आप लोगों का एक बार आपके अपने इसी चैनल पर इसी क्लासेज में हरि नरेन इंग्लिश हाईवे में। हम लोगों ने पैसिव कंस्ट्रक्शन के पार्ट फर्स्ट में ये देख लिया था कि एक्टिव वॉइस किसे कहा जाता है, पैसिव वॉइस किसे कहा जाता है, ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जिनका एक्टिव वॉइस बन सकता है, ऐसे कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिनका एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। इस पैसिव कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस क्यों बनाया जाता है, क्यों बन सकता है, ये तमाम बातें हम लोगों ने देखी थी। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि प्रोनाउन टेबल का इस पैसिव कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक में क्या रोल होता है, सब बातें हम लोगों ने देख ली थी। और आज के इस महत्वपूर्ण बिंदु पे हम बात करते हैं जो बहुत काम की चीज है। बगैर इसके हम पैसिव कंस्ट्रक्शन की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। बिंदु या पॉइंट ये होगा कि चेंजमेंट ऑफ टेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में टेंस का चेंजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये बात देखते हैं। हम चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर। 1 नंबर पॉइंट हमारे सामने बेटा ये रहेगा कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ अगर एस भी है तो वह इज एम आर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील किया जाता है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब की कोई सेकंड फॉर्म है तो उसे वॉज वर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एक ये विशेष बात ध्यान रखना कि एक्टिव पैसिव वॉइस वाले टॉपिक में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप इन चीजों का यूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका सेंटेंस रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। नंबर 2 पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसे वॉज वर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। नंबर 3 पे अगर एक्टिव वॉइस वाले पार्ट में आपको डू डज के साथ नोट मिले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तब इज एम आर के साथ नोट लगाकर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना होता है। ध्यान रहे, डू, डज और डिड इनके साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं हो सकता है। ये बहुत जरूरी बात है। और तीसरी बात ये, डिड नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वॉज वर प्लस नॉट में इसको बदला जाता है। तीसरी बात, इज एम आर के साथ अगर आपको आईएनजी फॉर्म मिले तब आप लोगों को आगे वाले पार्ट में यानी पैसिव कंस्ट्रक्शन के पार्ट में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसी इज एम आर में से एक को उठाया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होता है, प्लूरल है तो आर का प्रयोग होता है, और आई है तो एम का प्रयोग होता है, और इसके आगे बीइंग लगा दिया जाता है, BEING। जब ये बीइंग लगाया जाता है तो उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ठीक इसी प्रकार वॉज वर अगर आपको दिखाई दे तब आप लोगों को वॉज वर में आईएनजी आपको साथ आप लोगों को दिखाई दे तब वॉज वर प्लस बीइंग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। नंबर 7 पे हम लोग बात करते हैं बेटा कि अगर किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस वाले में अगर किसी सेंटेंस में आपको हैज हैव दिखाई दे तब आपको हैज हैव के आगे बीन लगाना है, BEEN। कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं करना है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस का हो या पैसिव वॉइस का, हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। इसके कुछ एक एग्जांपल हम लोग जरूर देखेंगे, लेकिन इससे आगे कुछ और बातें हैं जो आपको समझना अति आवश्यक है। हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म आए एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में हैड के साथ बीन लगाकर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। नंबर 9 पे हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके सामने शैल, विल और हैव आए तो इसके साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो शैल, विल, हैव प्लस मैन वर्ब की
थर्ड फॉर्म, शैल विल हैव प्लस बीन के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ये थी 9 बातें। 10 नंबर पे एक और इम्पोर्टेंट बात है बेटा, वो ये है कि मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई मॉडल मिले, क्या मिले, कोई मॉडल मिले, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब मिल जाते हैं, तो पैसिव में बदलते समय आपको सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि उस मॉडल के आगे बी लगा दें और बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। समझ में आई मेरी बात? मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, 1 मिनट का होगा। एक्टिव वॉइस में अगर आपके सामने, ध्यान रखना बेटा, एक्टिव वॉइस में आपके सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है, तो पैसिव में बदलते समय मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी, लेकिन इज एम आर का प्रयोग होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, और डू नॉट, डज नॉट है, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एम आर प्लस नॉट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आए, नॉट आए तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हो तब आप लोगों को इज एम आर के साथ वही बीइंग लगाना है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। वॉज वर्ब प्लस आईएनजी हो तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगला पॉइंट ये कि अगर आपके सामने हैज, हैव का प्रयोग हो तब हैज, हैव के साथ बी डबल ई एन, बीन लगाकर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपके सामने हैड हो, एच ए डी, उसके साथ थर्ड फॉर्म हो तो आपको हैड बीन लगा के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। याद रखना, सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस का हो या फिर पैसिव वॉइस का, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी अगर उसमें हैज, है और हैड दिया हुआ है तो। तीसरी बात ये कि हैड आए तो हैड बीन लगाना है, शैल विल के साथ हैव आए तो शैल विल हैव बीन का प्रयोग करना है। इसमें से एक बात निकाल कर आपको मैं बताता हूं कि अकेला शैल आए, अकेला विल आए तब तो सिर्फ बी लगेगा, और शैल विल के साथ हैव आए तब शैल विल हैव बीन का प्रयोग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने 10 नंबर पे पॉइंट बनाया था। कोई भी आपको मॉडल मिले बेटा तो मॉडल के साथ हमेशा और हमेशा याद रखिएगा बी का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं और आप एकदम ध्यानपूर्वक इन चीजों को समझने की कोशिश करना। देखना, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस हो तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इस बात को समझने की कोशिश करना कि एक्टिव वॉइस में अगर फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग इज एम आर के साथ कैसे होता है। देखना, एक एग्जाम्पल आपके सामने पड़ा है। सबसे पहले बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, आपके सामने एक एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि राम टीचेज मी। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है राम टीचेज मी। अगर ये पूरा जो चार्ट मैंने आप लोगों को समझाया है, इसे समझने में या आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक काम जरूर करें, वीडियो को आप मिडल में पॉज करके बीच में ही रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी नोटबुक में आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बेटा एक सेंटेंस लिखाया है राम टीचेज मी। बहुत ही साधारण सी बात है, आसान है, आप सीखने और समझने की कोशिश करें। देखिएगा, राम टीचेज मी के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कल एक बात बताई थी पार्ट फर्स्ट में, वो ये थी कि बगैर ऑब्जेक्ट के आप पैसिव वॉइस की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। आपके पास ऑब्जेक्ट होगा तभी आप पैसिव बना सकेंगे, अदरवाइज नहीं बना सकते। यानी कि मैंने आपको एक बात और भी बताई थी, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी पैसिवाइज्ड। केवल ट्रांजिटिव वर्ब को ही पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है और किसी को नहीं बनाया जा सकता एक्टिव से पैसिव में। यानी कि आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप पैसिव बना सकते हैं, नहीं है तो नहीं बन सकता, और ये फैक्ट बात है साहब, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब दूसरी बात ये कि साहब ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढा जाए।
ऑब्जेक्ट आपको मैंने पहले बताया कि जनरली ऐसा होता है, वर्ब के ठीक बाद में आपको जो कुछ मिले वो 99% ऑब्जेक्ट का काम करता है। टीच आपकी वर्ब है और इसके बाद में मी लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर आपको इस चीज से संतुष्टि नहीं मिलती है, आप इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो मैंने आपको एक और भी तरीका बताया था। तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आपको सिर्फ एक काम करना बेटा, वर्ब से 2 सवाल पूछना। सवाल नंबर 1 होगा व्हाट और सवाल नंबर 2 होगा whom। व्हाट का मतलब होता है क्या और whom का मतलब होता है किसे। यानी कि इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आए, रिप्लाई आए, तब तो मान लेना सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, इनमें से एक का आए तो समझ लेना एक ऑब्जेक्ट है। अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, लेकिन डबल ऑब्जेक्ट की पैसिव हम आगे देखेंगे, पहले हम एक ऑब्जेक्ट की देखते हैं। मैंने बताया कि वर्ब के बाद में आपको जो कुछ मिले वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। बावजूद इसके अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप वर्ब से 2 सवाल कीजिए, व्हाट एंड whom। इनका रिप्लाई आए तो समझ लेना वही ऑब्जेक्ट है। राम टीचेज मी, राम मुझे पढ़ाता है। राम मुझे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? कोई रिप्लाई नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं। राम किसे पढ़ाता है? मुझे, यानी कि whom का रिप्लाई आ रहा है, किसे या किसको। तब आप लोगों को मानना होगा कि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मी। और जब मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो कल हमने प्रोनाउन टेबल में देखा था कि मी ऑब्जेक्टिव केस का काम करता है तो इसे सब्जेक्ट में बनाएंगे और सब्जेक्ट यहां पे आई होगा, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। मैं आपको एक फॉर्मूला भी समझा देता हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में आप लिखोगे बेटा हेल्पिंग वर्ब और फिर लिखोगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आप लिखोगे बाई का प्रयोग करोगे और अंत में आप लोगों को ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। आप अब इन बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। मी को हमने क्या बनाया? आई। अब ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को किसका प्रयोग करना होता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब का। मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ऐसे ईएस हो तब आप लोगों को इज एमआर में से किसी एक का प्रयोग करना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टीच और इसके साथ एस या ईएस में से एक लिखा हुआ है ईएस, तब इसका मतलब ये इज एमआर का प्रयोग होगा। तब आई एम, क्यों कि आई के साथ एम का यूज होता है। आई एम हम लोगों ने सब्जेक्ट देखा, हमने हेल्पिंग वर्ब देखी, अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पे बात करते हैं। बेटा टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो आई एम टॉट। उसके बाद हमने बाई का प्रयोग किया तो आई एम टॉट बाई। अब ये रहा ऑब्जेक्ट। अब ये राम यहां तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन हमने ये बात पहले देखी थी कि सब्जेक्ट को क्या बना दिया जाता है? ऑब्जेक्ट। तो बाई राम। एक और जरूरी बात यह है कि अगर किसी पर्सन का नाम लिखना हो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखना हो, तब हम लोगों को एक काम करना होता है कि आई एम डॉट बाई राम। तो ये राम चाहे सेंटेंस के शुरू में आए, चाहे सेंटेंस के मिडल में आए, चाहे सेंटेंस के लास्ट में आए, आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर का यूज करना है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? एक बार फिर से इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। आप अगर इन बेसिक चीजों को समझते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, इस बात को मान के चलिएगा, ध्यान रखना। राम टीचेज मी, सेंटेंस का सब्जेक्ट इसमें राम है, टीचेज इसकी वर्ब है और मी इसका ऑब्जेक्ट है। हम लोगों ने मी को क्या बनाया? आई, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस में है और हमें यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है। हमने लिखा आई। अब सब्जेक्ट के बाद में हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम का यूज हुआ। एम क्यों हुआ? आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस आए तो इज एमआर में बदलता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, आई एम टॉट। उसके बाद बाई का प्रयोग करना है, वो हमने किया और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया है। इस सेंटेंस में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। जितनी भी समस्याएं आती हैं उनको पूछें, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। आपको इसमें किसी प्रकार की
कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम अगले बिंदु पे, एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले टेंस के सेंटेंस देखेंगे। देखना, अब तक तो हमने ये देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या एस हो तो उसे इज़-एम-आर में चेंज कर दिया जाता है। ऐसे ही एक और सेंटेंस की बात करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस की बात करते हैं। देखना, हमने एक सेंटेंस लिखा बेटा, दोबारा वही, राम एंड हिज मदर टीच, राम एंड हिज मदर टीच द बॉय, टीच द बॉय। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ, राम एंड हिज मदर टीच द बॉय। सेंटेंस का सब्जेक्ट पूरा होगा राम एंड हिज मदर। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए एक बात, अगर एंड से पहले कोई वर्ड है, एंड के बाद किसी व्यक्ति विशेष का नाम है या कोई नाउन प्रोनाउन है, दोनों इससे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, तो आप याद रखना एंड से पहले वाला और एंड के बाद वाला पूरा एक साथ सब्जेक्ट का काम करेगा। आपने ये देखा होगा, राम एंड हिज मदर पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ना तो अकेला राम ना ही हिज मदर, पूरा एक साथ सब्जेक्ट का काम करेगा। और सब्जेक्ट के बाद हमने ये भी देखा है कि ये वर्ब है टीच, ये पढ़ाना, उठना, बैठना, चलना, सोना, धोना, रोना, ये सब क्या है? ये वर्ब्स हैं, ये क्रियाएं हैं। द बॉय ये इसका ऑब्जेक्ट है। आप देखना, एक बात मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका पहले भी बताया था, एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि वर्ब के ठीक बाद आपको जो कुछ मिले 99% चांस है कि वो ऑब्जेक्ट ही होगा। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप वर्ब से दो सवाल पूछिए, व्हाट एंड होम। अगर व्हाट का रिप्लाई आए तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा और होम का रिप्लाई आए तो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होगा। तब आप देखना कि टीच के बाद द बॉय ऑब्जेक्ट का काम है, कर रहा है। राम एंड हिज मदर टीच द बॉय, राम और उसकी माता उस बच्चे को पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं? ये अगर क्या और किसे रिप्लाई आ रहा है व्हाट का और होम का, तो इसमें होम का रिप्लाई आ रहा है। क्या पढ़ाते हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, और किसे पढ़ाते हैं तो द बॉय, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। हम लोगों को चेंज करने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाना होता है, और ऑब्जेक्ट था द बॉय। फिर देखना, टीच वर्ब है, वो की वो बातें हैं, टीच वर्ब है तो इसके लिए फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के लिए इज़-एम-आर। अब द बॉय सिंगुलर है तो द बॉय इज, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, द बॉय इज ए टॉट। फिर लगाते हैं बाई। अब पूरा लिखना पड़ेगा हम लोगों को, राम एंड हिज मदर, तो बाई राम एंड हिज मदर, राम एंड हिज मदर। अब इसमें आपको देखना होगा, उन्हें रिवाइज कर लीजिए, इस चीज को समझ में आना चाहिए, टाइम आपका ज्यादा स्पेंड नहीं होगा। राम एंड हिज मदर टीच द बॉय, ये आपके सामने सेंटेंस है। आपने वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट ढूंढा, आपको मिला, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो आपने वर्ब से दो सवाल किए, आपको फिर वही द बॉय ऑब्जेक्ट मिला। उसको ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाया द बॉय, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो इसलिए क्या आया, इज आया। बॉयज होता तो आर आता। अब आप देखना, टॉट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर देखना बाई का प्रयोग किया जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पूरा पूरा उतार दिया जाता है। ये तो हुआ प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, यानी इसमें तो फर्स्ट फॉर्म है, और इससे पहले जो सेंटेंस देखा था उसमें एस या एस का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपको ये पूरा पार्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता दिया गया है, इसके एग्जांपल्स बता दिए गए हैं। नंबर 2 पे हम लोगों ने बेटा चर्चा की थी, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में है तो वॉज वर्ब प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। इसके और एक दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आप देखते रहें, मैं समझा देता हूं, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप समझें।
और मुझे पूछने की कोशिश करें। मैं बार बार आपको विश्वास और भरोसा दिला रहा हूं, छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछें, हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। नंबर 2 पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि राम किल्ड रावण। आपके सामने मैंने कहा था मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसे वॉज वर्ब प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। तो राम किल्ड रावण, ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही और ये ऑब्जेक्ट रहा। मैंने तो आपको ढूंढ के दे दिया, लेकिन आपको तरीका बताते हैं कि वर्ब के ठीक बाद में जो मिले वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। अगर इससे नहीं भी सेटिस्फाइड हो तो आप लोग वर्ब से 2 सवाल पूछिए, क्या और किसे, व्हाट एंड हुम। तो राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। राम ने किसे मारा, रावण, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब भैया वो तो जी निकल जाए, रावण नाम लिखता है, जी के राम ही निकल जाए। तो अब देखो राम को नाम लेके हिम्मत करनी पड़े। और आगे देखते हैं इस सेंटेंस को, यानी कि रावण इसका ऑब्जेक्ट हुआ और उसके बाद वॉज, रावण वॉज। क्यों हुआ वॉज? क्योंकि ये किल्ड देखना मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तब हमने यहां लिखा था कि वॉज वर्ब प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। तब रावण वॉज, अब किल्ड भी सेकंड फॉर्म भी किल्ड और थर्ड फॉर्म भी किल्ड, तो रावण वॉज किल्ड। फिर लिखेंगे बाई और फिर लिखेंगे राम। क्या मेरी बात आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ रही है? बहुत आसान तरीके से आपको सेंटेंस समझाए गए हैं। एक बार फिर से देखना, लिखा हुआ था राम किल्ड रावण। क्या लिखा था? राम किल्ड रावण। तो हमने जो ऑब्जेक्ट था रावण उसे सब्जेक्ट बनाया। रावण मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म की वजह से वॉज लिखा क्योंकि सिंगुलर है, तो रावण वॉज किल्ड बाय राम। फॉर्मूला पे चलते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और किल्ड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। उसके बाद हम लोगों को बाई का प्रयोग करना होता था और अंत में जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखना था। हम इस पैटर्न पे चले, हम इस फॉर्मूला पे चले। बेटा ध्यान रखना, आप फॉर्मूला मत छोड़ देना, गलतियां हो जाएंगी, और इसे ध्यान में रखते हो फिर सेंटेंस बनाते हो तो गलती होने के बराबर संभावना है। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम है तो मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछें जरूर, हम बताने के लिए तत्पर हैं। नंबर 2 पे हमने ये देख लिया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो कैसे तब्दील की जाती है। इसका एक और एग्जांपल देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप देखना कि एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सेंटेंस आपका ये है कि मैंने लिखा महेंद्र स्टॉल माई पेन। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ बेटा, महेंद्र स्टॉल माई पेन। ये आपके सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट रहा, स्टॉल आपके सामने वर्ब रही और माई पेन आपके सामने ऑब्जेक्ट रहा। नॉर्मल सी बात है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्योंकि बगैर ऑब्जेक्ट के पैसिव बन ही नहीं सकता। मैं अगर आपको यहां तक सेंटेंस दे देता महेंद्र स्टॉल, तो किसी भी कंडीशन में इसका पैसिव बन ही नहीं सकता। ये एक फैक्ट बात है साहब, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तब ऐसी कंडीशन में मैंने कहा था ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी पैसिवाइज्ड। ऐसी वर्ब्स जिनके साथ एक ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही पैसिव बन सकता है। और भी ऐसी बातें हैं किन चीजों का किन कंडीशन में पैसिव नहीं बन सकता, वो भी आपको बताएंगे। देखना, महेंद्र स्टॉल माई पेन,
स्टॉल एक वर्ब है, इसके बाद में जो कुछ मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी आप वर्ब से सवाल पूछने की कोशिश करें। महेंद्र स्टोल माई पेन, महेंद्र ने मेरा पेन चुराया। किसने चुराया? मेरा पेन किसने चुराया? महेंद्र ने। इसका मतलब ये नहीं महेंद्र ने मेरा क्या चुराया या महेंद्र ने क्या चुराया, ये मेरा पेन। इसका मतलब ये तो बेटा आपको बताया दिया किसने, यानी चुराने का काम कर रहा है वो तो हुआ सब्जेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? चुराने का काम कर रहा है वो तो हुआ सब्जेक्ट यानी कर्ता, और ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? व्हाट का रिप्लाई आया, ये हुआ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात ये वर्ब के ठीक बाद मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है उसे बेटा सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो माई पेन, मैंने कहा माई पेन क्या हुआ? सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो माई पेन स्टॉल मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो माई पेन वॉज, माई पेन वॉज। अब आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माई पेन वॉज स्टॉलन, माई पेन वॉज स्टॉलन। उसके बाद आपको पता है बाई का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे बाई और अंत में जो बच गया महेंद्र। तो माई पेन वॉज स्टॉलन बाई महेंद्र। ये आपको सेंटेंस बनाना होता है। माई पेन वॉज स्टोलन बाई महेंद्र, ऐसे सेंटेंस आपको बनाने होते हैं। अब हम लोगों ने आज सेकंड पार्ट में पूरा जो टेंस है कैसे चेंज होता है वो देखा है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट का पार्ट देखा है, सिंपल पास्ट का पार्ट देखा है। अब अगले पार्ट थर्ड में हम लोग आगे के जो टेंस बचते हैं कि अगर एक्टिव पार्ट में नेगेटिव सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट के, या पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो किस प्रकार से बदलना होता है, क्या इनमें चेंजमेंट करना होता है, तमाम चीजें हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जरा ध्यान रखें इन चीजों का। जहां पर भी YouTube पे दिए गए लिंक को आप ओपन करते हैं तब आप लोगों को बिल्कुल उस वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में एक नाम लिखा होता है सब्सक्राइब। उस बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि उसके ठीक आगे एक बेल आइकन है। उस बेल आइकन को दबाने से आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जिससे आपको पता लग जाए कि हम लोगों ने YouTube पर आपके लिए और कोई वीडियो अपलोड कर दिया है, ताकि आपको बहुत ही सही समय पे इंफॉर्मेशन मिल सके। इस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर की तमाम जानकारियों के लिए आप लोग हमारे साथ हर दिन ऐसे ही जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।